प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार कुरुक्षेत्र से आरंभ किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार भी तेज हुआ। केंद्र ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% किया। भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स बैठक में संस्कृति को सतत विकास के लक्ष्य के रूप में अलग से मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया। और चीन के मोशी में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू किया। कुरुक्षेत्र में आज चुनावी जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हरियाणा का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सशक्त बना रही है। हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। ये सिर्फ पक्के घर ही है ऐसा नहीं है, ये गरीब का पक्का एड्रेस होगा। श्री मोदी ने कहा कि 100 दिनों में 11 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का भी काम हुआ है। हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और इन 100 दिनों में देश में 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियां बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने आरक्षण, किसान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अपने संबोधन के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने किसान, गरीब, युवाओं और महिलाओं के हित से जुड़ी हाल में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने आरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री की रैली को कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के जिलों की 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विकास कार्यों और सुशासन के आधार पर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस किसानों और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। भाजपा पहली बार 2014 में हरियाणा में सत्ता में आई थी और इस बार भी राज्य में तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। कुरुक्षेत्र से आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को वोट देने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर एक साथ मिलकर बनेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवाद से पीड़ित हैं और पार्टियां लोगों को गुमराह करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। दशकों तक यहाँ परिवारवाद ने यहाँ के बच्चों को, यहाँ के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर लोगों के हितों के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सैयद दरख्शां अंद्राबी ने पुलवामा जिले के अबाहामा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने युवा मतदाताओं से वर्षों से चली आ रही वंशवाद की राजनीति से बचने की अपील की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम मोहम्मद यासीन ने बड़गाम में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ समझौता किया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 24 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होंगे, जिनमें दक्षिणी कश्मीर और पुलवामा प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र हैं।
18 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए केवल 4 दिन बचे हैं। जम्मू कश्मीर में 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनाव वाले क्षेत्रों में रैलियां और रोड शोज करने में व्यस्त हैं और मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पुलवामा सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी, आम आदमी पार्टी और जमात इस्लामी द्वारा समर्थित कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद स्थानीय सरकार बनाने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित हैं। अन्य तैयारियों के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता किसी भी रुकावट के बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पशु चिकित्सा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के जमशेदपुर में टाटानगर पटना वंदे भारत रेलगाड़ी सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी 660 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा भागलपुर दुमका हावड़ा, गया हावड़ा, देवघर वाराणसी, राउरकेला हावड़ा और ब्रह्मपुर टाटानगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन ट्रेनों का उद्देश्य झारखंड और पड़ोसी राज्यों में रेल कनेक्टिविटी और सुविधा को बढ़ावा देना है। वंदे भारत के परिचालन के बाद देवघर के बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, कोलकाता के काली घाट और बेलूर मठ में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी कल जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जमशेदपुर से कृष्ण कुमार लाल। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% करने का निर्णय लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये निर्णय किसानों और प्याज से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। श्री चौहान ने कहा कि इससे प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि निर्यात शुल्क में कटौती का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि ये भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। श्री शाह ने नई दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने ब्रिक्स बैठक में संस्कृति को सतत विकास लक्ष्य के रूप में अलग से मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक रिपोर्ट। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 9वीं बैठक में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला ने वैश्विक विकास कार्यनीतियों में संस्कृति को स्थान देने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने ब्रिक्स देशों को रचनात्मक उद्योग, नवाचार और रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी सामूहिक सांस्कृतिक शक्तियों का लाभ उठाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। बैठक में भारत के 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने संस्कृति की शक्ति का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति आर्थिक
विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने का मुख्य आधार है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। रूस ने सरकारी टेलीविजन चैनल आरटी पर अमरीकी प्रतिबंधों की आलोचना की है। मॉस्को में आज ब्रिक्स मीडिया शिखर सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूसी मीडिया चैनलों पर अमरीका के नए प्रतिबंध आक्रामक कदम है। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चुनाव में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव से पहले 72 घंटे की प्रचार मौन अवधि के करीब आने के साथ ही प्रमुख उम्मीदवारों ने कोलंबो के बाहर बैठकें और रैलियां करके अपने अभियान को तेज कर दिया है। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, एसजेवी उम्मीदवार सजित प्रेमदासा और एनपीपी नेता अनुरकुमार दिस्सनायके ने आज विभिन्न स्थानों पर रैलियां की। तीनों नेताओं ने उत्तर में विकास संबंधी चुनौतियां, हाल ही में वेतन वृद्धि और आयकर में कटौती के साथ साथ नशीली दवाओं के खतरे सहित कई मुद्दों पर बात की। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कैंडी। झारखंड में करम त्योहार धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये त्योहार अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए भी मनाया जाता है। झारखंड में आज धूमधाम के साथ प्रकृति पर्व करम मनाया जा रहा है। मनुष्य अच्छे कर्म करे और उन कार्यों पर करम देवता की कृपा दृष्टि बनी रहे, इस कामना के साथ करम पर्व मनाया जाता है। बहनें खासकर अपने भाइयों के सुकार्य और तरक्की के लिए करम देव की उपासना करती हैं। यह पर्व न केवल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाकों में बल्कि नेपाल में भी मनाया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से पूनम करकट्टा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश और बाढ़ के खतरे की संभावना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, केन और चंबल नदियां कई दिनों से हुई बारिश और बांध से छोड़े गए पानी की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें बदायूं में गंगा, बांदा में केन और धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 74 टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। म्यांमार में यागी तूफान के कारण आई बाढ़ के कारण 2,30,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। राजधानी नेपिडॉ सबसे अधिक प्रभावित है। सैन्य शासन जुंटा ने राहत कार्यों के लिए विदेशी सहायता का आग्रह किया है। सेना ने कहा है कि बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ओणम केरल के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मनाने का पर्व है। चीन के मोची में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम पूल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज की। सोमवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कोरिया से और पाकिस्तान का मुकाबला चीन से होगा। एथलेटिक्स में भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज देर रात बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल के भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो भारतीय समयानुसार 1:52 पर शुरू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार कुरुक्षेत्र से आरंभ किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हुआ। केंद्र ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% किया। भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स बैठक में संस्कृति को सतत विकास के लक्ष्य के रूप में अलग से मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया। और चीन के मोची में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।